मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून में हुई कैबिनेट की मीटिंग। कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। मंत्री गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल सहित कई मंत्री रहे मौजूद। हाईकोर्ट पहुंचा समान नागरिक संहिता का मामला। वित्त मंत्री ने कहा, निजी स्वार्थ के लिए कानून का अध्ययन किए बिना ही कुछ लोग गए हैं कोर्ट, सरकार की होगी जीत। विकासनगर में काल से स्थित भूमि संरक्षण वन प्रभाग कार्यालय पर दैनिक वन कर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना, बकाये वेतन भुगतान की मांग। और माघी पूर्णिमा पर हरिद्वार में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। हजारों लोगों ने गंगा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। सुरक्षा का दिखा पुख्ता इंतजाम। नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। उत्तराखंड सरकार की ओर से लागू समान नागरिक संहिता को लेकर अब ये मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संबंधित याचिका पर आज मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई होने की संभावना भी है। दरअसल भीमताल निवासी सुरेश सिंह नेगी, बसेड़ी निवासी मोहम्मद इकराम और फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई अलामुद्दीन सिद्दीकी ने ये याचिका के रूप में इसे चुनौती दी है। विशेष तौर पर लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधानों को चुनौती दी गई है। वहीं इस पूरे मामले पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में यूसीसी लागू करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि सभी को समान अधिकार मिल सके, लेकिन कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के चलते इस कानून का अध्ययन किए बिना ही हाईकोर्ट जाने का काम कर रहे हैं। मंत्री का यह मानना है कि जो लोग इस मामले को हाईकोर्ट में लेकर गए हैं उन्हें हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिलेगी। तो समान नागरिक संहिता को लेकर एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट में यूसीसी का मामला पहुंच गया है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान सामने आया। यूसीसी का मुख्य उद्देश्य समान हक मिलना है। कानून का अध्ययन करे बिना ही लोग हाईकोर्ट चले गए हैं, ये वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है। जिस प्रकार से कुछ लोग जो प्रदेश में हमने यूसीसी लागू किया है, शायद वो इसका अध्ययन नहीं कर पाए, और जिस प्रकार से उनकी भावना समान नागरिक संहिता के अनुरूप नहीं है या सोच उनकी नहीं है, जबकि इस समान नागरिक आचार संहिता में यानी यूसीसी में सबको समान अधिकार, सबको समान जो है चाहे शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी उसमें समान अधिकार दिया गया है। किसी भी धर्म जाति का किसी परंपरा से छेड़छाड़ भी नहीं किया गया है। लेकिन वो निहित स्वार्थ के कारण यदि उसमें वो हाईकोर्ट गए, ये उनका अधिकार हो सकता है। मुझे लगता है अंतोगत्वा उनको जो है हाईकोर्ट से भी अच्छी राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका जो जिस प्रकार से लगभग 3 साल बड़े व्यापक अध्ययन करने के बाद, सभी स्टेक होल्डर से बैठने के बाद बड़े तरीके से इसको बनाया गया, तो मैं ये कह सकता हूँ जब मुस्लिम कंट्रीज यूसीसी लागू कर सकते हैं, ये संविधान की दुहाई देने वाले लोग, संविधान में निहित है कि जो हमारा यूसीसी है उसको हम अनुच्छेद 44 के अंतर्गत लागू कर सकते हैं। फिर यदि इस प्रकार का जो प्रपंच रच रहे हैं तो अंतोगत्वा सत्य की जीत हुई। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण सैनी फोन लाइन पर हैं। अरुण, ये मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। सरकार की ओर से इसमें कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट में मामला जरूर गया, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने इस बात को लेकर अध्ययन नहीं किया। हाईकोर्ट में यूसीसी का मामला पहुंचना, उसके बाद किस तरीके की सरगर्मियां तेज हो गई और क्या चर्चाएं हैं? जी रवि, देखिए यूसीसी प्रदेश में लागू हो चुका है। 27 जनवरी 2025 को यूसीसी लागू हुआ। 2022 में यूसीसी को के ड्राफ्ट को लेकर के कमेटी गठित की गई थी। उसके बाद से लगातार 3 साल तक इस पर कार्य होता रहा और उसके बाद अब जनवरी 2025-27 में जो है इसे वो लागू किया गया। ऐसे में यूसीसी को लेकर के जब इस पर कार्य चल रहा था, तब भी तमाम जो है लोग इस पर सवाल भी खड़े कर रहे थे, चाहे विपक्षी दल हो या कुछ सामाजिक संगठन हो। इस तरीके से कई लोग इस पर सवाल भी खड़े कर रहे थे और ऐसे में यूसीसी को लेकर कई तरीके की बातें भी लगातार जो है सामने आ रही थी। अब ऐसे में जब यूसीसी लागू हुआ तो इसमें जो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के इस वक्त सबसे ज्यादा विवाद उत्पन्न हो रहा है और इसको लेकर के चाहे विपक्षी दल हो या फिर अन्य सामाजिक संगठन हो, कई लोग इसको लेकर के जो है सवाल भी खड़े कर रहे हैं।
और इसको लोगों का ये भी कहना है, जो विपक्षी दल है या जो अन्य सामाजिक संगठन है, कुछ संगठन, उनका ये भी कहना है कि इससे जो है प्रदेश में लिव इन रिलेशनशिप जो इसमें कानून लाया गया है, इससे प्रदेश को नुकसान होगा, प्रदेश की छवि को नुकसान होगा। तो इसको लेकर हाईकोर्ट में अब एक पीआईएल डाली गई है, जिसमें कि कई लोगों ने मिलकर के ये पीआईएल जो है याचिका दायर की है। उसमें फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई भी जो है उसमें शामिल है, उनके द्वारा भी जो है याचिका दायर की गई है। तो ऐसे में हाईकोर्ट में अब ये मामला पहुंच चुका है और आज इस पर सुनवाई भी है। तो ऐसे में अब इसमें क्या कुछ इस पर आगे चर्चाएं होती है, हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ इस पर फैसला आता है, ये चीजें अभी देखने वाली होंगी। लेकिन वही सत्ता पक्ष और विपक्ष इसको लेकर आमने सामने आ गए हैं और जिस तरीके से लगातार सत्ता पक्ष पर विपक्षी दल सवाल भी खड़े कर रहा है, तो ऐसे में अब इसको लेकर प्रदेश में सियासत भी तेज हो चली है। सत्ता पक्ष का कहना है कि यूसीसी के जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं उन्हें यूसीसी का अध्ययन नहीं किया, और जब जो है अन्य देश यूसीसी को लागू कर सकते हैं तो फिर उत्तराखंड या भारत जो है यूसीसी को लागू क्यों नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे में अब सत्ता पक्ष का ये कहना है कि यूसीसी जो लागू किया, पूरा अध्ययन करने के बाद, सभी चीजों को देखने के बाद, सभी संगठन समाजों को, सभी धर्मों को एकजुट करने के लिए, समानता लाने के लिए यूसीसी लागू किया गया है। हाईकोर्ट से इस पर कोई भी राहत जो है जिन्होंने याचिका दायर की उन्हें नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसे में हाईकोर्ट का क्या फैसला इस पर आता है, हाईकोर्ट क्या कुछ अपनी सुनवाई में क्या फैसला इस पर देता है, यह तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। और हाईकोर्ट का क्या रुख इस पर रहता है, ये तमाम चीजें भी अभी देखने वाली होंगी। ताज़ा जानकारी ये मिल रही है कि हाईकोर्ट ने इसमें नोटिस भी जारी किया है, उसको लेकर भी आगे अपने दर्शकों को अपडेट देंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में जारी 38वें राष्ट्रीय खेलों का 14 फरवरी को समापन है, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है, राष्ट्रीय खेलों के समापन की तैयारियां चल रही हैं। उत्तराखंड के खिलाड़ियों का राष्ट्रीय खेलों में अच्छा प्रदर्शन रहा, इस बात को भी उन्होंने कहा। उत्तराखंड 80 मेडल जीतकर 7वें स्थान पर इस वक्त है। इसके साथ ही उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए अब उत्तराखंड में अच्छे मैदान हैं और अब उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए भी तैयार है। तो आपको बता दें कि देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे अपडेट के साथ 14 फरवरी को राष्ट्रीय खेलों का समापन होगा। समापन समारोह की तैयारियां तेज चल रही हैं। समारोह में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। समापन समारोह में राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया, इस बात को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। खिलाड़ियों ने इस बार 80 के लगभग तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं और सारे जो आयोजन है अलग अलग स्थानों पर, पूरे राज्य के अंदर 11 स्थानों पर यह आयोजन हमारे बहुत अच्छी तरह से संचालित हो रहे हैं। और इसका समापन समारोह 14 तारीख को हल्द्वानी में गोलापार स्टेडियम में होगा। उसकी सभी तैयारियां अच्छी हो रही हैं और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि पिछले वर्ष जहां हमारा स्थान राष्ट्रीय खेलों में 25वें स्थान पर था, वहीं हमारे उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने इस बार 80 के लगभग अभी तक मेडल प्राप्त कर लिए हैं और हम 25वें स्थान से 6ठे स्थान पर आ गए हैं। तो पूरे उत्तराखंड के अंदर बहुत उत्साहपूर्ण माहौल है और जो खिलाड़ी हमारे विभिन्न प्रदेशों से आए हुए हैं वह भी जो है बहुत अच्छा अनुभव यहाँ पर कर रहे हैं। मैं लगभग कई सारे स्थानों पर गया हूँ। अच्छी प्रतियोगिताएं हर क्षेत्र में हो रही हैं और सबसे बड़ी बात है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बन गया है और कोई भी हमने जर्मन हैंगर या इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की है। जो परमानेंट हमारे स्ट्रक्चर हैं उसी पर हमारे गेम हो रहे हैं। चाहे देहरादून में हमारी शूटिंग रेंज हो या हमारे राफ्टिंग की प्रतियोगिता हो, बेलोड्रम हो, साइकिलिंग की प्रतियोगिता हो या अन्य जो जितने भी गेम हैं सारे के सारे हमारे एक परमानेंट स्ट्रक्चर पर हो रहे हैं। और राज्य की उपलब्धि ये भी है कि इस बार हमें कोई भी गेम करवाने के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ा है। पहले के समय में ये होता था कि जहाँ भी गेम होते थे कोई ना कोई गेम उनको बाहर करवाना। नैनीताल जिले के रामनगर में बिजली के स्मार्ट मीटरों का विरोध तेज हो गया। ग्रामीणों ने बिजली के स्मार्ट मीटरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में ग्रामीण और कार्यकर्ताओं ने सीएम समेत सांसद अनिल बलूनी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगाने से बिजली के बिलों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। सरकार गरीबों पर बोझ डाल रही है। यहाँ तक कि कंपनी के कर्मचारियों ने भी धमकी भी दी है कि अगर मीटर नहीं लगवाया गया तो बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। सरकार गरीब लोगों के, जो मजदूर हैं,
और छोटे कृषक हैं, मध्यम वर्गीय भी नहीं है बल्कि निम्न वर्गीय कृषक हैं जिनके पास बीघों में जमीन है, एकड़ों में भी नहीं है, उनके घरों में तक प्रीपेड मीटर लगा रही है, जो एक तरह से सरासर लूट है। एक तरफ सरकार बड़े उद्योगपतियों का, मोदी सरकार अभी तक 17 लाख करोड़ रुपया माफ कर चुकी है। अभी पिछले महीने ही अनिल अंबानी का जो 29,000 करोड़ का लोन था वो 450 करोड़ में सेटल किया गया है। और दूसरी तरफ जो छोटे लोग हैं उनसे जो है इस तरह से अवैध वसूलियां की जा रही हैं। मजदूर हमेशा पैसा कहाँ से रहेगा उसके पास, महीने में उसको दिहाड़ी मिलती है, किसान को 6-6 महीने में उसके पास, किसान के पास पैसा आता है। ये प्रीपेड मीटर में जैसे ही उसकी वैल्यू खत्म होगी, मीटर जो है आगे सप्लाई देना बंद कर देगा, बिजली कट जाएगी, तो क्या गरीब आदमी अंधेरे में ही रहेगा? वो कहाँ से रिचार्ज करेगा उसको? ये तो उन्होंने मोबाइल की तरह कर दिया है। और ऊपर से 25 सुनने में ये आ रहा है कि मीटर की कीमत भी है 25,000 रुपये, जो अभी नहीं बताई जा रही है, बाद में बिल के साथ किस्तों में जुड़ करके मैं ब्याज के आएगी। हम इस अन्याय का घोर विरोध करते हैं। एक तरफ सरकार जो है मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही है, दिल्ली में सिलेंडर 500 का महिलाओं को 2,500 रुपया देने की बात कर रहे हैं, वहीं उत्तराखंड में जो है दोनों हाथों से लोगों को लूटा जा रहा है। हमको जो है न तो किसानों के ऋण माफ हो रहे हैं, ना जो है यहाँ रोजगार मिल रहा है, ना महंगाई कम हो रही है, ऊपर से इस तरह के तुगलकी फरमान जो है जारी किए जा रहे हैं। हम सरकार से कहना चाह रहे हैं कि वो इसको बंद करे और जो पूर्व व्यवस्था है उसी को लागू रहने दे, अन्यथा जहां भी वो मीटर लगाएंगे हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे, या तो वो हमें जेलों में डाले या ये मीटर लगाना बंद करे। उत्तराखंड में 38 राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जारी है, जिसमें उत्तराखंड के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा, हमारे युवा आज खेल के क्षेत्र में नाम रोशन कर रहे हैं। इसके अलावा मंत्री गणेश जोशी ने शीतकालीन यात्रा को लेकर भी बात की है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, उद्यान विभाग का एक मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि आपने भी उसमें सख्त निर्देश दे दिए हैं कार्रवाई के भी। किस रूप में आप इसको देख भी रहे हैं सर? क्योंकि जिस तरह से देखिए, धामी सरकार का संकल्प है, सही को हम छेड़ेंगे नहीं और भ्रष्ट को हम बख्शेंगे नहीं। पूर्व में भी हमने निदेशक को उद्यान विभाग के सस्पेंड किया था, उनकी सीबीआई जांच चल रही है और वहाँ से जो भी डायरेक्शन आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ कहीं भी कोई संज्ञान आता है उस मामले पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। अभी एक नर्सरी को जो कि इसमें इन्वॉल्व थी, कुछ पौधों का आवंटन किया गया, तुरंत उसको निरस्त कर दिया गया है और उसकी भी हम जांच कर रहे हैं कि वो कैसे हो गया। और जो इसी प्रकार एक नर्सरी द्वारा 2020 में जो पौधों की सप्लाई की और 4 साल के बाद जब पौधा तैयार हुआ वो अन्य पौधा पाया गया, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। और जहां नर्सरी को ब्लैकलिस्ट करने का काम हम कर रहे हैं, वहीं जो उसमें इन्वॉल्व हैं उन लोगों के खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, राष्ट्रीय खेलों का लगातार आयोजन जारी है, क्या कुछ कहेंगे, किस रूप में देख भी रहे हैं? देखिए, आज मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी को विशेष बधाई देता हूं कि उनके प्रयासों से राष्ट्रीय खेल की मेजबानी उत्तराखंड को मिली और उसका ये परिणाम आया कि आज छोटा सा राज्य 6ठे स्थान पर है। और इस खेल को आने से यहाँ के खिलाड़ियों के अंदर एक आत्मविश्वास शक्ति जगी है और आने वाले समय में राष्ट्रीय खेलों में हमारा इससे भी बेहतर प्रदर्शन होगा। और इस आयोजन के लिए मैं एक बार मुख्यमंत्री जी को, खेल मंत्री जी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और जहां इसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, 14 तारीख को इसका समापन माननीय गृह मंत्री जी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं शीतकालीन यात्रा पर, किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, आज प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड पर विशेष आशीर्वाद है। उन्होंने केदार की धरती से कहा था कि आने वाली 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा और शायद ही प्रधानमंत्री किसी और प्रदेश में इतना जाते होंगे। और यही कारण है कि उत्तराखंड का सतत विकास हो रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए गणेश जोशी जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।
विकासनगर के कालसी स्थित भूमि संरक्षण वन प्रभाग कार्यालय पर दैनिक वन कर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। बता दें कि धरने पर बैठे वन कर्मी अपने 1.5-2 साल से बकाया वेतन की मांग को लेकर धरना दे रहे। दैनिक वन कर्मी संघ के शाखा अध्यक्ष बबलू कुंवर और गंभीर दास ने बताया, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चीजें हुई हैं वो भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी में पिछले कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन 1.5-2 साल से अभी तक उन्हें वेतन नहीं दिया गया, जिसके चलते दैनिक श्रमिकों को अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। वन कर्मियों का मानना है कि वेतन न मिलने की वजह से उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करना भी मुश्किल हो रहा है। एक्चुअल में क्या हुआ था कि मार्च में हमने इनका वेजेज का जो भी बिल था वो ट्रेजरी में लगा दिया था, तो ट्रेजरी में वो बिल पास न होने के कारण इनका पैसा जो है इनके खातों में नहीं जा पाया। अप्रैल से ही मैं इन लोगों के पैसे के लिए अपने उच्च अधिकारियों से और शासन से पत्राचार कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक इनके वेजेज के देने के लिए, इनकी तनख्वाह देने के लिए हमें बजट नहीं उपलब्ध हुआ, जिस कारण से अभी तक मैं इनको पैसा नहीं दे पाया। लेकिन मैं उच्च स्तर से बराबर संपर्क में हूँ, बात कर रहा हूँ, जैसे पैसा मिलता है इनका भुगतान कर दिया जाएगा। तो मैं अपने संघ के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा। आप लोग आए और हम लोगों की सुधली धरने पे हम इसलिए बैठे हैं कि हम लोगों को 2 साल से वेतन नहीं दिया गया है। और जब भी हम अधिकारी से बात करते हैं तो चीज़ों का हवाला दे देते हैं कि हमने भेज रखी है, बजट आएगा लेकिन चीटियों से ना। बड़ी खबर आपको बता दें, रुड़की के मंगलौर के गाधारोना गांव में हेपेटाइटिस सी के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिछले 3 महीने के अंदर इस गांव में काला पीलिया के 45 मरीज सामने आ चुके हैं। इसके अलावा अन्य क्षेत्र से 3 महीने में 426 मरीजों में हेपेटाइटिस सी यानी काला पीलिया पाया गया है। कुल 470 मरीजों को इस बीमारी की गंभीरता को देखते हुए रुड़की सिविल अस्पताल में उनका इलाज जारी है। बता दें कि देश भर में हेपेटाइटिस सी के मरीजों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इसी के चलते रुड़की सिविल अस्पताल में मरीज बड़ी संख्या में काला पीलिया का इलाज करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रुड़की से हेपेटाइटिस सी के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ। 3 महीने में गाधारोना गांव से सामने आए हैं 45 मामले। अन्य क्षेत्रों में भी कुल 426 मरीजों में हेपेटाइटिस सी पाया गया है। रुड़की सिविल अस्पताल में सभी का इलाज जारी है। एक्चुअली में जो गांव में कोएक्स वगैरह बैठे हुए हैं, ये लोग एक ही सिरिंज से मल्टीपल पेशेंट्स को इंजेक्शन लगा देते हैं और ये बीमारी ब्लड के द्वारा ही फैलती है। जैसे HIV फैलती है उसी तरीके से फैलती है ये। तो नीडल के अंदर एक माइक्रो वो भी वायरस भी चले जाते हैं एक दूसरे से, तो वो पीलिया वहाँ पर उनको HCV पॉजिटिव पेशेंट हो जाते हैं। तो इसके लिए सरकार के द्वारा फिर अभी 1 साल पहले फिर मेडिसिन ट्रीटमेंट का प्रोजेक्ट शुरू करा गया है। तो जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो लोगों को पता पड़ा, तो बहुत सारे पेशेंट जो इधर उधर बिखरे हुए थे, जो इलाज नहीं करा रहे थे, तो वो लोग भी अब यहाँ पर आके इलाज करा रहे हैं, इसलिए वो संख्या हमारी बढ़ रही है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज कश्यप फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। मनोज, जिस तरीके से ये लगातार मामले सामने आ रहे हैं हेपेटाइटिस सी के, अभी मौजूदा वक्त में क्या स्थिति बनी हुई है और खासतौर पर इस बात को लेकर भी क्या कोई जिक्र हुआ है कि हेपेटाइटिस सी एक ही क्षेत्र में लगातार पाया जाना, इसके पीछे की वजह? बिल्कुल, देखिए रवि, मंगलौर क्षेत्र में एक गांव है गाधारोना, सबसे अधिक जो मरीज पाए गए हेपेटाइटिस सी यानी कि काले पीलिए की, तो सबसे ज्यादा 45 मरीज यहाँ पे पाए गए हैं, जिसको लेके जो ग्रामवासी है उनके अंदर एक दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर लगातार अलर्ट है। यहाँ पे तमाम जो मरीज है उनके सैंपल भी लिए जा रहे हैं और जगह जगह लोगों की सैंपलिंग भी की जा रही है, जिसमें कि अभी तक रुड़की के पूरे क्षेत्र में 470 मरीजों की पुष्टि हुई है। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उनका ये कहना है कि जहाँ गाँव देहात में जो कुछ अशिक्षित डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर जो बैठे रहते हैं, उनकी वजह से अधिकतर ये रोग फैलता है। यानी कि जब एक ही सिरिंज का बार-बार इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग पेशेंट पे, तब ये काला पीलिया फैलता है, जिसको लेके यहाँ पे कहीं ना कहीं गंभीरता से स्वास्थ्य विभाग को भी काम करना होगा, कार्रवाई करनी होगी ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर। फिलहाल जो गाधारोना गाँव में यहाँ पे सबसे अधिक मरीज यानी कि 45 मरीज पाए गए हैं, जिसको लेकर ग्रामवासियों के अंदर एक दहशत का माहौल है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी लोगों से अपील की जा रही है कि यदि किसी को कोई बीमारी होती है तो वो किसी डिग्री वाले डॉक्टर यानी कि जो
जो अच्छे हॉस्पिटल है वहीं पे जाके अपना इलाज कराए। जो जोला छाप डॉक्टर गाँव जहाँ पे बैठे रहते हैं उनके पास से दवाई लेने के लिए ना जाओ। यदि कोई डॉक्टर ऐसा किसी की नजर में है तो उसकी शिकायत जो है स्वास्थ्य विभाग से की जाए। हालांकि लगातार स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील भी कर रहे हैं, जो लोग ऐसे पाए जा रहे हैं उनका सिविल अस्पताल उड़ के भी इलाज भी किया जा रहा है। जी रवि। बिल्कुल ठीक है मनोज आपने, और बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। चंपावत स्थित वन पंचायत हॉल में डीएफओ की अध्यक्षता में वनाग्नि नियंत्रण और आपदा प्रबंधन संबंधी बैठक को आयोजित किया गया, जिसमें जंगलों को आग से बचाने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही फायर सीजन के दौरान वनों को आग से बचाने संबंधित जानकारी दी गई। इसके अलावा जंगलों को आग से बचाने की अपील भी की गई है। दरअसल 15 फरवरी से शुरू हो रहे फायर सीजन को लेकर वन विभाग की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। समय जो होगा, हम चंपावत जनपद के सभी 571 वन पंचायतों को एक ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनको किट्स भी उपलब्ध करा रहे हैं। और इसमें अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग दिनों में ये कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ चंपावत से शुरुआत हो रही है। इसमें आपदा से संबंधित सभी, चाहे बाढ़ की आपदा हो, भूकंप की आपदा हो या फर्स्ट एड में कैसे काम करना है, घायल अगर कोई होता है, इन सभी चीज़ों का एक किस्म से सभी विभाग प्रशिक्षण देंगे। इसमें पुलिस वाले हैं, मेडिकल वाले हैं, आपदा प्रबंधन वाले हैं और निश्चित तौर पर वन विभाग वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले अब वन विभाग की आपदा वनाग्नि आने वाली है। इन सब चीज़ों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और हमने एक विशेषज्ञ के रूप पर अल्मोड़ा से पाठक जी को बुला रखा है, जो शीतला खेत मॉडल पर काम कर रहे हैं। वो जहाँ पर कि चीड़ के जंगल में लोगों ने बांज उगाना शुरू कर दिया है, बांज उग आया है, वैसे ही जंगल यहाँ भी है और उसी मॉड्यूल को यहाँ पर भी अपनाया जाए, यह हमारा प्रयास रहेगा। इसीलिए ये कार्यशाला आयोजित की है। जनपद में जितनी भी वन पंचायतें हैं, जो कि जनपद चंपावत के लिए 571 वन पंचायतें हैं, उनको जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से और वन विभाग की तरफ से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यशाला वनाग्नि पर आयोजित की जा रही है, जो कि हर विकास खंड में होनी है। आज उसका प्रथम दिन है। चंपावत विकास खंड में ये कार्यशाला दी जा रही है, जिसमें वन विभाग के साथ साथ चिकित्सा विभाग, आपदा, SDRF, पुलिस और फायर के एक्सपर्ट्स के द्वारा इन्हें वनाग्नि की आपदा एवं अन्य आपदाओं से लड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए और क्या व्यवहारिक उसके लिए कार्य होने चाहिए, वो उसकी जानकारी दी जाएगी। इसी तरह से हमारे पार्टी विकास खंड में, लोहाघाट विकास खंड में और बाराकोट विकास खंड में भी इस तरह की कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। माघ पूर्णिमा के अवसर पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ हुआ है। दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालु हर की पौड़ी समेत अन्य गंगा घाटों पर गंगा स्नान कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई। पंडित मनोज त्रिपाठी का कहना है कि माघ पूर्णिमा पर सभी देवी देवता धरती पर अवतरित होकर जितने भी कुंभ क्षेत्र हैं वहां पर स्वयं स्नान करते हैं। वहीं श्रद्धालुओं ने कहा कि पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से पुण्य कमाया जाता है। तो मुझे भी एक ज़ील थी कि मैं आऊं और स्नान करूं। पुराणों में तो है ही कि हमें इसका फल मिलता है। यहाँ पर अमृत वर्षा हुई है। अभी बहुत ज़्यादा रिलीजियस को डीपली मैंने नॉलेज, मतलब मेरी इतना मैंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, हालांकि आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन। तो बस मैं भी यही चाहती थी कि मैं इस चीज़ को मैं भी फील करूं, रियलाइज करूं, यहाँ की एनर्जी लूं। इट वॉज ऑल बेसिकली अबाउट, फॉर मी इट वॉज अबाउट एनर्जी। पूरे माघ मास का जिस प्रकार से नियम है वो पूर्णमासी पर भी लागू होता है। एक तो सूर्योदय से पूर्व का अमृत स्नान करें, चाहे आप संगम पर करें अथवा जितने भी कुंभ क्षेत्र हैं उन पर। ये भी उपलब्ध ना हो तो गंगा का ध्यान करते हुए, सरस्वती का ध्यान करते हुए, जमुना जी का ध्यान करते हुए घर पर भी स्नान करें, परंतु सूर्योदय से 1 घंटा पूर्व के अंदर स्नान कर लें, मौन रहकर स्नान करें। उस दिन उपवास रखें और उपवास की समाप्ति पूर्णता हेतु संध्या के समय कथा कर इसकी, और गरीबों को, गरीब ब्राह्मण को, गाय आदि को भोजन कराएं, उनके निमित्त दान पुण्य करें। विशेष चीजों का दान आज करने से मन इच्छा, मन वांछित वस्तुएं प्राप्त होने लगती हैं। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए।